तो 2022 के अंदर रिलीज होने वाली मार्वल मूवीज जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर तो बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी हैं। अब चाहे हम इसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात क्यों ना कर लें या फिर हम थॉर लव एंड थंडर की बात क्यों ना करें, वो दोनों मूवीज अपने अंदर कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों को लैग कर रही थी, जिस वजह से वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरी ना उतर सकी। लेकिन 2022 के अंदर आने वाली मार्वल की जो आखिरी मूवी है वो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर है, जो कि 2022 के साथ साथ हमारे पूरे के पूरे फेज 4 को भी यहाँ पे एंड करेगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी बन जाती है। और अब जैसा कि हमारे पास सिर्फ तकरीबन एक हफ्ता ही रह गया इस मूवी को रिलीज होने में, तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस मूवी को अब किस एक्सपेक्टेशन से देखने के लिए जाऊंगा और इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इस मूवी को देखने से पहले, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है 2022, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 को एंड करेगी। सो गाइस, तो चलिए बिना किसी बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं इस पूरी की पूरी मूवी को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि यहाँ पे इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा औसम ज़बरदस्त और मज़ेदार रूमर्स आ रहे हैं सुनने को, लेकिन मैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ और मैं ऐसे बन के जा रहा हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं इस मूवी के बारे में। लेकिन जो चीज़ें हमने इसके ट्रेलर को देख के पता चली हैं, हम उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस मूवी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है तिचाला की डेथ। हम जैसा कि सब जानते हैं कि चैडविक बोज़मैन की अब डेथ हो चुकी है और वो ब्लैक पैंथर के रोल को दोबारा रिप्राइज नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हेड केविन फाइगी ने बोला था कि वो किसी और को भी कास्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो मूवी के अंदर भी कुछ इसी तरीके से दिखाएंगे कि उनकी डेथ किसी वजह से हो चुकी है। अब ऐसा माना जा सकता है कि वो इस तरह से दिखाएं कि शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी उनको कैंसर ही हुआ था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आपके दिल में ये आता है कि वकांडा एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस नेशन है, तो क्या उसके पास कैंसर का इलाज नहीं? तो यही चीज़ अभी रिसेंटली हमने थॉर लव एंड थंडर के अंदर भी देखी कि किस तरीके से जेन फोस्टर वो भी कैंसर की वजह से मर जाती है। उसके पास तो ज़बरदस्त तरीके की साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ एसगार्डियन मैजिक तक हाथ लग चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को क्योर नहीं कर पाती है। तो शायद वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस बात को इस्टेब्लिश कर देना चाहते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मार्वल के इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली वर्ल्ड के अंदर भी नहीं है। और कैंसर और मार्वल का एक बहुत ही ज़्यादा पुराना जो है आपस में रिलेशन भी रहा है, क्योंकि सबसे पहला सुपर हीरो जिसकी मौत हुई थी मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो कैप्टन मार्वल था, और उसकी मौत भी कैंसर के जरिए ही बताई गई थी, जिसको कोई क्योर नहीं कर पाया था, ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज, ना ही थॉर, और ना ही बड़े बड़े सर्जन और डॉक्टर्स वगैरह। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो चैडविक बोज़मैन की जो पूरी की पूरी डेथ को एक्सप्लेन करेंगे वो कुछ इसी तरीके से करेंगे, और ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक भी है अगर उन्होंने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। तो इसी के बाद हमारे पास हमारा अगला सवाल आता है कि अब अगला ब्लैक पैंथर कौन होने वाला है। तो जैसा कि इसके ट्रेलर और टीजर को देखने के बाद हम इस बात का अंदाजा लगा ही चुके हैं कि इसके अंदर एक नया ब्लैक पैंथर हमें देखने को मिलेगा, और वो डेफिनेटली एक जो है फीमेल होने वाली है। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की बैट इसके ऊपर शूरी की ही है। अब देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस सूट ऑफ आर्मर के अंदर कौन है, चाहे वो शूरी है, नाकिया है या कोई और भी क्यों ना हो, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि ब्लैक पैंथर की जो पहले एक इज्जत थी, एक रेपुटेशन थी, वो एक राजा था पूरे के पूरे ऐसी नेशन का जो कि सीक्रेटली काम करती थी, उसको डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो मैं वही सारी की सारी खूबियाँ उसके अंदर भी देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है इस पॉइंट के ऊपर आके, क्योंकि मैं जितना भी ज़्यादा इसके खिलाफ बोलने की बात क्यों ना कर लूँ, मार्वल वही करेगा जो वो करते हुए आ रहा है। वो सारे के सारे एमसीयू को एमसीयू के अंदर बहुत जल्द बदलने वाला है, और इसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे सामने है हमें उसको एम्ब्रेस करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं इस पूरे के पूरे ब्लैक पैंथर को लेके इस वाले ब्लैक पैंथर से मेरी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछला वाला ब्लैक पैंथर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेंचमार्क सेट करके गया है। तो ये वाला ब्लैक पैंथर इस बेंचमार्क को फॉलो कर पाएगा या उसको क्रॉस कर पाएगा कि नहीं, ये मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जो कि आयरन हार्ट का है। अब ये एक और फीमेल कैरेक्टर है जिसको बेसिकली आयरन मैन की तरह से जो है यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी। ठीक इसी तरह से तो नहीं, बल्कि कॉमिक्स में आयरन हार्ट यानी कि रीरी विलियम्स जो होती है वो बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट किस्म की किड होती है, जो कि आयरन मैन की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके अपना ही एक सूट ऑफ आर्मर बना लेती है बिना किसी बड़ी एडवांसमेंट के या बड़ी टेक्नोलॉजी के या टोनी स्टार्क के इन्वॉल्वमेंट के। तो ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रीरी विलियम मार्वल के उन इंटेलिजेंट लोगों में से है जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार माने जाते हैं। और रीरी विलियम्स का कैरेक्टर जितना भी ट्रेलर के अंदर देखा, जिस तरह से वो सूट बिल्ड कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है कि वो इस कैरेक्टर को आयरन मैन की कॉपी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो उसको इसकी अपनी ही अलग पहचान देंगे जिस तरह से कॉमिक्स के अंदर मौजूद है। सच कहूँ तो मैं इसका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी इस वाले कैरेक्टर से एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं है। बस मैं यहाँ पे यही चाहूँगा कि वो आयरन मैन की लेगेसी को ख़राब ना करें, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एंड गेम के अंदर एंड कर दी है। इसी के साथ अगर हम अपने कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस की बात कर ही रहे हैं, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इस मूवी के अंदर मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मार्वल कैरेक्टर यानी कि नेमोर का
इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। नेमोर के ऊपर मैं पहले अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ जहाँ उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, जहाँ पे इसके पूरे के पूरे ओरिजिन को चेंज किया गया है, इसकी पूरी की पूरी कास्टिंग को बहुत ज़्यादा अलग किया गया है कॉमिक्स के जरिए। लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि नेमोर का कैरेक्टर इस ट्रेलर के अंदर होने वाली एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। और मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि इस पूरी की पूरी मूवी का जो शो स्टीलर होने वाला है वो नेमोर होगा। नेमोर मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़्यादा बैडेस्ट कैरेक्टर होने वाला है। जितना भी मैंने ट्रेलर को देखा है मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो एक बहुत ही बड़ी छाप अपनी छोड़ के जाने वाला है इस मूवी के ऊपर। तो अगर देखा जाए तो नेमोर के कैरेक्टर के हवाले से मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा हाई रख के जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मूवी देखने के बाद मैं से डिसअपॉइंट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि नेमोर के कैरेक्टर के साथ वो जरूर जस्टिस करेंगे, क्योंकि उसको जितना भी मैंने ट्रेलर के अंदर देखा मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। खासकर जो उसके पैरों के अंदर उन्होंने विंग्स दिए हैं और ये बात को रिवील कर दिया कि किस तरीके से वो एमसीयू के अंदर एक म्यूटेंट होने वाला है। तो ये हमारे फ्यूचर की तरफ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा मैं इस मूवी से जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वकांडा की वाइब को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ब्लैक पैंथर का जो पार्ट 1 था उसके अंदर जो वकांडा को दिखाया गया था उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके सारे के सारे स्कोर्स, थीम वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ब्लैक पैंथर मार्वल के उन प्रोजेक्ट्स में से एक है जिनके अंदर सिनेमेटोग्राफी का और म्यूजिक का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल करके एक मास्टरपीस क्रिएट किया गया था। और वकांडा की पूरी वाइब है जो कि आपको म्यूजिक के जरिए फील होती है। तो मैं उस पूरी की पूरी वाइब को दोबारा से वकांडा फॉरएवर के अंदर फील करना चाहता हूँ, जहाँ पे डोरा मिला जाके भाले ज़मीन के ऊपर पड़े तो हमारी कुर्सियाँ हिल जाएं, जब वहाँ पे वो ये बाम्बे करके चिल्लाएं तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, और जब वो वकांडा के अंदर एक एंट्री मारे तो वहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त तरह का पैनोरामिक शॉट देखने को मिले और साथ में वकांडा की अगर ट्यून बज रही हो तो मज़ा ही अलग आ जाएगा। तो ये वो पूरी की पूरी चीज़ है जिसको मैं चाहता हूँ कि इस मूवी के अंदर वो दोबारा से हमें रिलीव करते हुए दिखाएं, क्योंकि ब्लैक पैंथर हमने आखिरी बार जो है 2018 के अंदर देखी थी और अब अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है और मैं उन मूवमेंट को दोबारा से रिलीव करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था जो कि मैंने कभी सिनेमा के अंदर एक्सपीरियंस नहीं किया था। वकांडा की सारी के सारे शॉट्स, वकांडा के सारे म्यूजिक, उसकी पूरी की पूरी सिनेमेटोग्राफी, मैं उसका फैन होकर रह गया था इस मूवी को देखने के बाद। ठीक है, अलावा हम बात कर लेते हैं अपनी मिस्ट्री विलन के ऊपर। जैसा कि हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मार्वल मूवीज का ये कॉन्सेप्ट रहा है कि वो जिस विलन को अपने ट्रेलर के अंदर दिखाते हैं मूवी का मेन विलन उससे अलग ही होता है, जो कि पीछे से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा होता है और उसको ट्रेलर में नहीं दिखाया जाता। हाँ, आप जानते हैं कि हमारी रिसेंट आई मूवीज़ के अंदर ये पूरी की पूरी हमारी थ्योरी गलत होते हुए नजर आ रही है। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर भी कोई सीक्रेट विलन नहीं था, जहाँ हमारे पास थॉर लव एंड थंडर के अंदर भी कोई सीक्रेट विलन नहीं था और स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वकांडा फॉरएवर के अंदर एक सीक्रेट विलन होने वाला है, क्योंकि नेमोर उसको एंटी हीरो की तरह एस्टैब्लिश करेंगे, एक विलन की तरह नहीं, और उसके ऊपर मेरी बैट लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही बड़ा रूमर यह आ रहा है कि डॉक्टर डूम जो है वो बेसिकली इस मूवी के अंदर अपना अपीयरेंस दिखाएगा, जो कि इन सारी की सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करके वकांडा और टैलोकान को आपस में लड़वा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 2022 के अंदर हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है मार्वल से, तो मैं इस पूरे के पूरे रूमर को लेके एक्सपेक्टेशंस अपनी सेट नहीं करना चाहता हूं। मैं इस वक्त बिल्कुल भी सोच के नहीं जाऊंगा कि डॉक्टर डूम मुझे मूवी के अंदर एज अ विलन दिखाया जाएगा या उसका छोटा कैमियो भी होगा या उसका जिक्र तक भी होगा। तो इसलिए मैं इस पार्ट के ऊपर अपने एक्सपेक्टेशंस को खत्म कर देता हूँ। हाँ, जो मेरा गैस है, जो कि मैं एक्सपेक्टेशन लेके जहाँ पे जाऊँगा वो अटूमा के ऊपर है, जिसको हमने इस ट्रेलर के एक छोटे से सीन के अंदर ही देखा है, जो कि नेमोर का कॉमिक्स में भी एक विलन रह चुका है और एवेंजर्स को भी काफी बार टक्कर दे चुका है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, जिसके पास नेमोर की तरह ही समंदर से बाहर रहने की पावर्स होती हैं, क्योंकि वो भी एक म्यूटेंट होता है। तो मेरी ज़्यादातर बैट उसी के ऊपर है कि अटूमा को हो सकता है कि वो इस पूरी की पूरी मूवी का मेन विलन दिखाएं, और शायद हो सकता है कि डॉक्टर डूम अगर हमें देखने को मिल जाए तो वो फिर मेरे लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस के पार होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि ये हमारी फेज 4 की जो एक आखिरी मूवी होने वाली है, तो ये एक पूरे के पूरे फेज 4 को क्लोजर प्रोवाइड करेगी, और ये बात तो मानने वाली है। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि मार्वल के जितने भी फेज गुजरे हैं उसमें से फेज 4 सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, जिसको सबसे ज़्यादा जो है किसी एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उसको खड़ा कर सके। और एमसीयू के फेज 5 में घुसने से पहले हम चाहते हैं कि मार्वल दोबारा से अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ जाए जिससे वो जाना चाहता था। तो इसलिए ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं एक फेज 4 को एंड करने की, क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 जब एंड हुए थे तो वो एक एवेंजर्स लेवल मूवी के साथ खत्म हो रहे थे, और एवेंजर्स लेवल मूवी जब भी एक फेज को एंड करती थी तो वो खुद ब खुद एक जबरदस्त और ऑसम फेज बन ही जाता था। लेकिन अब इस पूरे के पूरे फेज के अंदर हमारे पास कोई एवेंजर्स मूवी नहीं है और ना ही हमारे पास कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसा बड़ा क्रॉसओवर है जिसके जरिए इस फेज को एंड किया जा रहा है। तो एक सिंपल सी मूवी जिसके अंदर उन्होंने पहले ही बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे बताना है हमारे साथ, कि जिस तरह से तचाला की मौत हुई, किस तरह से ब्लैक पैंथर नया बना, नेमोर कहाँ से आया, उन दोनों की आपस की जो जंग चल रही है उसको दिखाया जाएगा, और उसके ऊपर फेज 4 को जो क्लोज किया जाने वाला है। तो देखा जाए तो ये मूवी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आ रही है, और हम इससे चाहे कितनी भी कम एक्सपेक्टेशंस क्यों ना रखें, लेकिन इससे एक्सपेक्टेशंस तो रखनी पड़ेंगी ही, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर रिलीज हो रही है और फेज 4 को एंड करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वकांडा फॉरएवर जो है वो बहुत अच्छी मूवी हो सकती है फेज 4 को एंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टिचाला की जो डेथ को यहाँ पे पूरा का पूरा में दिखाया जाएगा वो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वैल्यू हमारे दिलों के अंदर रख सकता है, और इमोशन से बड़ा एंटरटेनमेंट और कुछ नहीं होता है। जिस मूवी के अंदर इमोशंस घुस जाएं वो मूवी चलती ही चलती है, और वो इस चाहें तो इस पूरी पूरी मूवी को टिचाला के बल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चला सकते हैं। जिस तरह से आपको याद होगा कि फास्ट एंड द
फ्यूरियस का पार्ट 7 जिसके अंदर पॉल वॉकर की मौत हो गई थी, तो वो जो है फास्ट एंड द फ्यूरियस की फ्रेंचाइज में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी। और वो सारा का सारा क्रेडिट मैं कहूँगा कि पॉल वॉकर को ही जाता है, जो इनकी डेथ होने की वजह से ही इस पूरी की पूरी मूवी को इतना ज़्यादा हाइप मिला था और उसके बल पे ही उस मूवी ने इतनी ज़्यादा कमाई भी करी। तो मुझे यही सारी की सारी सिचुएशन यहाँ पे होते हुए भी नजर आ रही है और मैं कहूँगा कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, बल्कि स्टूडियो को अगर ये एक मौका मिला है अपनी पूरी की पूरी गलतियों को ठीक करने का, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं। बस विद दैट बीइंग सेड, आई नो कि आपने इस पूरी की पूरी वीडियो को एंजॉय तो किया होगा, आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ गया होगा कि आपको ब्लैक पैंथर 2 यानी वकांडा फॉरएवर देखने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए था और किन एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको ये मूवी देखनी चाहिए। ऑल्दो इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि मेरी इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल लेके इस मूवी को देखने वाला हूँ और उसके बाद जब मैं इस पूरी की पूरी मूवी का रिव्यू करूँगा तो तब आके आप दोबारा इस वीडियो को देख के कंपेयर कीजिएगा क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरी है या नहीं, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट्स बता दिए कि मैं इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। तो वो जब मूवी आने के बाद आप मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू और डिटेल रिव्यू देखेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे उतरी है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से हम अपनी मूवीज़ के रिव्यूज़ को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जहाँ पे मेरा पहला वाला रिएक्शन मूवी को देखने से पहले और मूवी के देखने के बाद की जो है वो दोनों आपके सामने आ ही जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट ऑन करके जरूर बताएगा कि आप इसको किस एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने के लिए जा रहे हैं। और अगर आप इस तरह का ऑसम कंटेंट चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जहाँ पे मार्वल, डीसी, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ट्रेलर रिएक्शन, ट्रेलर ब्रेकडाउन, एक्सप्लेन थ्योरीज और सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात कर ही रहे होते हैं। इसी के अलावा अगर आप कॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पे मैं डेली बेसिस के ऊपर मार्वल और डीसी कॉमिक्स को शेयर कर ही रहता हूँ। साथ साथ जाने से पहले मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।